हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के मार्च मंथ के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी पहली न्यूज़ की तरफ।
भाबाट्रॉन 2 एक कोबाल्ट थेरेपी मशीन है जो आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये मशीन इंडिया ने डोनेट करी मेडागास्कर को। आई रिपीट, भाबाट्रॉन 2 एक ये कोबाल्ट थेरेपी मशीन है जो आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी यूजफुल होती है। इस मशीन को डोनेट किया गया इंडिया के द्वारा मेडागास्कर को, और ये जो मशीन का इनॉग्रेट किया गया मेडागास्कर के प्रेसिडेंट एंड्री राजोलिना के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस करे, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे यही पूछे जाएंगे इसमें। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें तो कि प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर एंड्री रेजोलिना, इन्होंने इनॉग्रेट किया एडवांस्ड डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन भाबाट्रॉन 2 को, और ये आपकी भाबाट्रॉन 2 क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी यूजफुल होने वाली है। Alright, it should be noted that Babatron 2 is donated by India to Madagascar under the Cooperation of Health Sector। जब आपके, और ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी, Babatron एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इस Babatron 2 को बनाया गया है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा Babatron 2 बनाई गई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द डोनेशन ऑल्सो केटर्स द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन ऑफ सागर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सागर क्या होता है आपका, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, मतलब भाईचारे से सब मिलजुल के आगे डेवलप करें। इस इनिशिएटिव के अंडर यह डिनोट की गई, किसको डोनेट की गई, मेडागास्कर को इंडिया के द्वारा। क्या, भाबाट्रॉन 2, और ये क्या है, आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड की पॉइंट्स देखें तो ये मशीन आपकी डोनेट की गई थी कमिटमेंट के अंडर, जो कि हमारे रामनाथ कोविंद सर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा बोली गई थी मेडागास्कर में 2018 की विजिट के दौरान। द मशीन हैज द कैपेसिटी टू ट्रीट 50 पेशेंट्स पर डे। फिर इसके अलावा इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन हुआ, किसमें, सोलर एनर्जी सेक्टर में। और एक चीज और याद रखिएगा कि एक और MOU साइन हुआ इन द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया से एंड नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोलॉजी, कहाँ का, यूनाइटेड अरब एमारेट्स के बीच में। तो यह है आपका भाबाट्रॉन 2 के बारे में, जो कि एक कोबाल्ट थेरेपी मशीन है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूजफुल होती है। इंडिया ने मेडागास्कर को डोनेट करी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने प्रिडिक्ट किया कि जो हमारा लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से जो हमारा एक कार्बन CO2 का एमिशंस का जो लेवल था ना, वो 2020 में कम हो गया था। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसका नाम रहा ग्लोबल एनर्जी रिव्यू CO2 एमिशंस इन 2020 के अनुसार, अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है 2021 में, फिर से हम अब क्या कर रहे हैं, अपना CO2 रिलीज कर रहे हैं काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा CO2 रिलीजिंग कंट्री कौन सी है, चाइना, फिर आता है USA, और थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसके अनुसार 5.8% CO2 एमिशंस कम कर दिए थे हमने 2020 में। ठीक है, ड्यू टू पेंडेमिक, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। एंड मोस्ट ऑफ इट किससे आता है, आपका जो ट्रांसपोर्ट से आता है, एविएशन सेक्टर से आता है। क्यों, क्योंकि आप कोल बर्न करते हैं, गाड़ी ले जाते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, उससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एटमोस्फेयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज होती है, तो वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो वो बहुत कम हो गई थी 2020 में, टोटल 5.8% का रिडक्शन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अब वापस से जैसे जैसे धीरे वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है, क्या हो रहा है, वापस से CO2 एमिशंस बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि चाइना रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन द एमिशन फॉर द ईयर 2020, एमिशंस इंक्रीज्ड बाय 0.8% या फिर 75 मिलियन टन। इन इंडिया, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट CO2 एमिटर है चाइना और USA के बाद, इसने देखा कि एनुअल एमिशंस डिक्लाइन बाय 7% से डिक्लाइन हो गए थे 2020 में। इन USA में एमिशंस डिक्रीज बाय 10% 2020 में। ऑलराइट, फिर अगर हम और सेक्टर्स की बात करें, पावर सेक्टर में CO2 एमिशंस डिक्लाइन हुए 3.3%, जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फॉल था। एंड एमिशन सेक्टर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट फेल बाय 14% एज कंपेयर टू 2019 के लेवल के। फिर इसके अलावा याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एवर एनर्जी मार्केट रिपोर्ट, जो कि 2020 में प्रोड्यूस की गई थी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 2% ड्यू टू पेंडेमिक। फिर अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे डॉक्टर फतेह बिरोल। एस्टैब्लिश कब की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये आपकी 1974 में एस्टैब्लिश की गई और हेडक्वार्टर रहेगा पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात करेंगे, श्रीलंका ने रिसेंटली अप्रूव किया कि इंडिया और जापान के साथ मिलकर ये श्रीलंका एक WCT जो कि आपका होता है वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल डेवलप करेगा कोलंबो में। ठीक है, मेन रीजन इंडिया एंड जापान का इन्वॉल्वमेंट का इसमें यह रहेगा कि जो चाइना अपना एक पावर बढ़ा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर, उसको काउंटर करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपका WCT जो कि कोलंबो में बनने वाला है विद द हेल्प ऑफ इंडिया एंड जापान। तो श्रीलंकन कैबिनेट ने अप्रूव किया बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट प्रपोजल के अंडर एक वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल जो कि कोलंबो में बनेगा विद द हेल्प ऑफ इंडियन एंड जापानीज गवर्नमेंट। ये जो आपका पोर्ट विल बी डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी की हेल्प से बनेगा। ऑलराइट, इसके अलावा आपको याद रखिएगा दिस WCT विल बी ऑपरेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स एज अ public private partnership model PPP model. Its local representative John Keels Holding PLC and Sri Lankan Port Authority. Indian and Japan will have 85% stake in this western container terminal. फिर अगर हम बात करें रीजन क्या है कि इंक्रीज इन चाइनाज इन्फ्लुएंस। अभी रिसेंटली हमने देखा था एक और पोर्ट को इन चाइना ने हड़प लिया था श्रीलंका से, क्योंकि उन्होंने उनको डेट ट्रैप में फंसा लिया था। उन पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया श्रीलंका पर कि वो अपना पोर्ट जिसका नाम था हम्बनटोटा पोर्ट वो चाइना को ने देना पड़ा। Alright, as a part of Belt and Road Initiative, China is developing many infrastructure projects in श्रीलंका। तो इनकी चाइना की पावर को टैकल करने के लिए इंडिया और जापान ने इसको WCT जो कि कोलंबो में बनेगा उसका इनिशिएटिव लिया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिया ने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करा जाए ताकि मिलेट्स की अवेयरनेस बताई जाए। इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड UNGA जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जो कि इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये रेजोल्यूशन किसने स्पॉन्सर किया था? इंडिया के द्वारा किया गया था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित कर देंगे। द रेजोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय इंडिया अलोंग विद बांग्लादेश, कीनिया, नेपाल, रशिया एंड सेनेगल। ठीक है, और इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को रेजोल्यूशन को सपोर्ट में 70 नेशंस का सपोर्ट मिला। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द ग्रेन एंड सूटेबिलिटी फॉर द कल्टीवेशन अंडर चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? UN की FAO जो कि होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर बेनिफिट्स क्या है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के? द एडॉप्शन एंड रेजोल्यूशन विल इनवाइट एनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च इन डेवलपमेंट। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मिलेट्स की काफ़ी सारा एक अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो डेफिनेटली उसकी रिसर्च में आगे हेल्पफुल रहेगा। क्या पता कुछ हाइब्रिड सीड्स आ जाएं जिससे हमारी जो आउटपुट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऑलराइट, तो ये है आपका मेन क्वेश्चन, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सी ईयर को घोषित करा गया? 2023 को। किसके द्वारा? UNGA के द्वारा। और इसका जो रेजोल्यूशन था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित करें, वो किसने स्टार्ट किया था, वो किसने प्रपोज किया था या किसने स्पॉन्सर किया था? वो इंडिया ने करा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया ने एक की पैक्ट साइन किया है फिलीपींस के साथ, जिसके अंडर डिफेंस इक्विपमेंट इंडिया फिलीपींस को बेचेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि फिलीपींस इंडिया से प्रोक्योर करेगा, खरीदेगा डिफेंस इक्विपमेंट्स। इस डील के अंडर ब्रह्मोस मिसाइल जो कि इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है, उन्होंने मिलकर बनाई थी, ये ब्रह्मोस मिसाइल भी बोला जा रहा है कि ये बेची जा सकती है इंडिया के द्वारा फिलीपींस को। ऑलराइट, तो ये आपकी ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में। इसकी जो मार्क स्पीड होती है 2.8 या 7 होती है आई गेस। मार्क स्पीड होती है आपकी कि 1 मार्क इक्वल टू आपका स्पीड ऑफ साउंड। तो अगर किसी भी यूनिट किसी भी मिसाइल की या फिर किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड जैसे आ जाती है कि 1.3 मैक, उसका मतलब ये होता है कि वो 1.3 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड पे ट्रेवल कर सकता है। ऑलराइट, तो यही आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। डायरेक्ट इसके रिलेटेड हम बस आपसे ब्रह्मोस के बारे में आप पढ़ लीजिए कि ये एक जॉइंट इंडो रशियन मतलब इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर था जिसने ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप करा। ऑलराइट, इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन DRDO ऑर्गेनाइजेशन जो तो इंडिया की है और रशिया की NPO। ऑलराइट, देन ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि वर्ल्ड की पहली सुपरसोनिक
क्रूज मिसाइल है जो कि 3 टाइम्स ऑफ साउंड की स्पीड पे ट्रेवल कर सकती है। ऑलराइट, दैट इज 2.8 मैक। मैक का मतलब मैंने बताया कि टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। India is working to extend range of BrahMos missile that version will be exported with a common normal range of 290 किलोमीटर की रेंज की आएगी एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है इंडिया की डिफेंस के लिए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटिपस सेंचुरी के बारे में। रिसेंटली वर्ल्ड का पहला प्लेटिपस सेंचुरी डेवलप किया गया है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। प्लेटिपस आपका एक एग लेइंग मैमल होता है जो एक सेमी इक्वेटिक क्रिएचर होता है, जनरली लिव्स इन स्मॉल स्ट्रीम स्लो मूविंग रिवर्स एट कूल टेम्परेचर। और ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया में 2019-20 में बुश फायर्स हुई थी उसमें काफ़ी सारे प्लेटिपस की स्पीशीज या फिर काफ़ी सारे जीव जंतु इफेक्ट हुए थे, उसमें से उनको थोड़ा सा केयर करने के लिए ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उनको प्रॉपर न्यूरिशमेंट मिले, प्रॉपर उनकी जो सर्वाइवल है वो कंटिन्यू रहे, इसी वजह से एक प्लेटिपस सेंचुरी डेवलप की गई है। ये वर्ल्ड की पहली प्लेटिपस सेंचुरी होगी ऑस्ट्रेलिया में जो कि 2022 तक बिल्डअप हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट पे रहेगा जो कि FATF की ग्रे लिस्ट है। FATF होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा जून 2021 तक। ठीक है, इसी वजह से अब ग्रे लिस्ट क्या हो गई, जो अभी भी ग्रे लिस्ट होता है मतलब अभी भी ये इनका टेररिज्म से नाता है, अभी भी इनको टेररिज्म ने इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। एंड जो 27 पॉइंट्स मैंडेट बोले गए थे FATF के द्वारा कि आपको ये इंप्लीमेंट करने होंगे, पाकिस्तान ने वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है अभी तक, इसी वजह से अभी भी वो ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, FATF क्या होता है आपकी? FATF होती है आपकी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग की कोई मतलब टेररिज्म को तो पैसा नहीं दे रहा है और इसका हेडक्वार्टर होता है रशिया और FATF का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, मतलब कोई टेररिज्म को स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा है, इसी वजह से FATF ने अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। ग्रे लिस्ट में रखने की वजह से क्या होगा कि जो भी फाइनेंशियल एड मिल सकती थी पाकिस्तान को IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यूरोपियन बैंक से, अब नहीं मिलेगी जब तक वो ग्रे लिस्ट में रहता है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेजर्ट फ्लैग 5 के बारे में। डेजर्ट फ्लैग 5 ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी अभी जिसमें रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये आपकी डेजर्ट फ्लैग 6 नॉट 5, डेजर्ट फ्लैग 6 ये हुई कहाँ पे थी? अल्डाफ्रा एयरबेस पे, जो कि कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब एमारेट्स में है। एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डेजर्ट फ्लैग 6 किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी या होस्ट कराई गई थी? ये यूनाइटेड अरब एमारेट्स एयरफोर्स के द्वारा ही होस्ट कराई गई है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मोर देन 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड इज थ्रोन अवे, मतलब 931 मिलियन टन ऑफ फूड इज थ्रोन अवे एवरी ईयर। ये एक यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई जिसके अनुसार काफ़ी सारा फूड जो कि 931 मिलियन ऑफ टन ऑफ फूड है वो वेस्ट गया 2019 साल में। यह रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई? रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, पहले वो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की, जो कि रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड WRAP जो कि होता है वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, इसमें बताया गया कि कितना हम फूड ग्लोबल लेवल पे 74 kg पर कैपिटा ऑफ फूड इज वेस्टेड एवरी ईयर, मतलब एक आदमी 74 किलो फूड को एक साल में वेस्ट करता है और इंडिया में यही डाटा 50 kg पर है। ठीक है, तो इसके अलावा एक और याद चीज़ आपको यह पता होनी चाहिए कि 2015 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार हम 2030 तक जो फूड लॉस है ना उसको हाफ कर देंगे, मतलब जो फूड वेस्ट जाता है उसको 2030 तक हाफ करना है अकॉर्डिंग टू 2015 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसमें बेसिकली याद रखना कि ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की गई थी? UNEP जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है एंड WRAP जो कि है वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, रिलायंस पावर ने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है जेरा के साथ फॉर 745 मेगावाट पावर के लिए। कहां पर? बांग्लादेश में। इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि किस इंडियन कंपनी ने जेरा के साथ एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया एक पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए बांग्लादेश में, तो वो है रिलायंस पावर, पहला क्वेश्चन। फिर पूछा जा सकता है कि रिलायंस पावर ने किस कंट्री में एक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के साथ
पावर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए एक जॉइंट वेंचर साइन किया जेरा के साथ, वो है बांग्लादेश। तो सेकंड क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है कि रिलायंस पावर रिसेंटली एक पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगी बांग्लादेश में, उन्होंने जॉइंट वेंचर किस कंपनी के साथ किया है अभी, वो है जेरा। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उसके रिलेटेड की पॉइंट्स अगर हम देखें कि एक जॉइंट वेंचर होगा बिटवीन रिलायंस पावर एंड जापान हेडक्वार्टर जेरा कॉरपोरेशन, जो कि कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में बनेगा ये पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये पावर प्रोजेक्ट याद रखना है, ये गैस फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट रहेगा ढाका बांग्लादेश में। इसके अलावा की पॉइंट्स क्या रहेंगे कि एज अ पार्ट ऑफ रिलायंस पावर होली ऑन सब्सिडरी स्मॉल कोट पावर हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम एक्सिम बैंक ऑफ यूएसए, जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ यूएसए है, टू सेल 1 मॉड्यूल ऑफ इक्विपमेंट टू सैमसंग सिटी कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया फॉर 1540 करोड़ रुपए। ऑलराइट, तो बेसिकली आपको 3 क्वेश्चन यही याद रखने हैं, बांग्लादेश ढाका, रिलायंस पावर और जेरा का ये कॉर्पोरेशन रहेगा, ये है इंडिया की कंपनी और ये है जापान की। ठीक है, ये मिलके बांग्लादेश में आपका क्या बनाएंगे, एक पावर प्रोजेक्ट जो कि गैस फायर्ड पावर जनरेशन प्रोजेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक 2 कंपनीज के बारे में। इंडिया की कंपनी तो रहेगी फोर्थ पार्टनर एनर्जी, एंड एक इंडोनेशिया की कंपनी रहेगी जिसका नाम है इंडिका एनर्जी। तो फोर्थ पार्टनर एनर्जी जो कि 4PEL है, ये इंडियन कंपनी, और इंडोनेशियन एनर्जी कंपनी है इंडिका एनर्जी। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी सेटअप की इन्होंने इम्पैक्ट मित्रा इंडिका तेंगया सूर्या EMITS के नाम से। और ये EMITS क्या करेगी, ये आपकी सोलर फील्ड में वर्क करेगी इंडोनेशिया में, मतलब ये सोलर पैनल बनाएंगी, सोलर स्टोरेज के लिए बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग पोर्ट प्रोजेक्ट्स, इन सब पे वर्क करेगी। कहां पर, इंडोनेशिया में। ठीक है, इसमें याद रखना कि जो इंडिका एनर्जी है इसका 51% स्टेक रहेगा और 49% स्टेक रहेगा इंडियन कंपनी का, जो कि है फोर्थ पार्टनर एनर्जी। फिर इसके अलावा अगर हम EMITS की बात करें, EMITS इन्वेस्टमेंट लाएगी कितना, 500 मिलियन की इंडोनेशिया में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। फिर इसमें विल इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ नॉन कोल सेगमेंट बाय 50% दो बाय 2025। फोर्थ पार्टनर एनर्जी इज लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस टू श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार एंड सिंगापुर। इंडोनेशिया की अगर बात करें, प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, कैपिटल है जकार्ता, करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगर फोर्थ पार्टनर एनर्जी की बात करें, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को फाउंडर हैं विवेक सुब्रमण्यम, हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना, एंड ये फाउंड कब की गई थी, 2010 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 121। पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही, 121। फिर सिंगापुर की क्या रैंक रही, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट रैंक पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में कौन रहा, वो है सिंगापुर। ठीक है, ये रिपोर्ट रिलीज किसके द्वारा की जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा रिलीज की जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया को किस कैटेगरी में रखा गया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, उसको मोस्टली अनफ्री की कैटेगरी में रखा गया। 121 रैंक रही और 56.5 इसका स्कोर रहा है इंडिया का। ठीक है, ये थी आपकी 2021 की इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। चलिए, इंपॉर्टेंट याद रहा। फिर आगे देखते हैं कि इंडिया की 26th रैंक रही किसमें, एशिया पैसिफिक रीजन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हेरिटेज फाउंडेशन है ना, इसने एक्सक्लूड कर दिया था हांगकांग को फ्रॉम इट्स रैंकिंग में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, क्योंकि पिछले 25 बार से, जो कि अभी तक 27 साल में हमने इसका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स का डाटा आया, उसमें से 25 साल तो हांगकांग ने ही टॉप कर लिया। ठीक है, तो इस बार पिछले 2 साल से हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को रिमूव कर दिया, एंड पिछले 2 साल से ही आपका टॉप कौन कर रहा है इसमें, बताइए, सिंगापुर टॉप कर रहा है। ऑलराइट, चलिए फिर इसके बाद अगर हम रैंक देख लें, इंडिया की रैंक 121, पहले पे सिंगापुर, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे रहेगा ऑस्ट्रेलिया। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। इटली ने रिसेंटली ISA फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया है। ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में जो थोड़े अमेंडमेंट हुए उसके बाद इस इटली ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रहेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर डाटा पढ़ें तो इटली ने ISA को ज्वाइन कर लिया,
जिसको भी बोला जाता है कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन, आफ्टर अमेंडिंग द ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ठीक है, न्यू ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 8th of January 2021। अंडर द न्यू अमेंडेड फ्रेमवर्क द मेंबरशिप ऑफ ISA is open to all member states of the United Nations. Previously, it was open to countries that were partially or entirely located within the tropics. All right. फिर आपको याद रखना है कि इटली होल्ड करता है प्रेसिडेंसी किसकी, G20 की, एंड को प्रेसिडेंसी होल्ड करता है COP 26 की। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रिसेंटली डेनमार्क में एक शिप को काट के अंदर से टनल बनाई जाएगी। आई रिपीट, माउंटेन को काट के एक टनल बनाई जाएगी एंड ये वर्ल्ड की पहली टनल होगी और ये टनल ये नहीं है कि रोड के लिए है, ये आपकी वाटरवेज के लिए होगी। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं शिप को, इस पहाड़ को काट के एक वाटर के अंदर पहाड़ काटा जाएगा और एक टनल बनाई जाएगी ताकि वहां की जो इकोनॉमिक है उसको बूस्ट मिल सके, ट्रांसपोर्ट और अच्छे से हो सके। कंट्री का नाम पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री ऐसा काम कर रही है, वर्ल्ड फर्स्ट शिप टनल बना रही है, वो है नॉर्वे। और इस टनल का नाम है स्टैड शिप टनल, जो कि नॉर्वे के द्वारा बनाई जा रही है। कहां पर, नॉर्वे के स्टैडवेट पेनिनसुला में। ठीक है, ये इजी हेल्प करेगी ताकि जो शिप्स है स्टैडवेट सी को क्रॉस कर सके इजीली। ये बनाई जा रही है नॉर्वेन कोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। द वर्क ऑन द ब्रिज 2022 में स्टार्ट होगा और 2025-26 तक खत्म होने की बात की गई है। द टनल प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्वेन गवर्नमेंट्स नेशनल ट्रांसपोर्ट प्लान, कि हम इजीली वहां से जो ट्रांसपोर्ट कर सकें। इनके जैसे होता है कि अगर मान लो वेदर खराब है तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इजीली नहीं हो पाता, उन्हें सी में रुकना पड़ता था। लेकिन जब अगर ये टनल खुल जाएगी, इससे क्या होगा कि वो अंदर ही अंदर चले जाएंगे एंड वेदर का उस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, फिर अगर हम इसके अलावा बात करें, आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं कि ये 1700 मीटर लॉन्ग है, मतलब 1.7 किलोमीटर लंबी है, 37 मीटर ऊंची है, 26 मीटर चौड़ी है। कैपेसिटी ऑफ टनल की क्या रहेगी, ये शिप्स को होल्ड कर सकती है और 16,000 टन के सामान को आराम से ये ले जा सकती है, मतलब शिप कैरी कर सकता है इतना वेट। ऑलराइट, और जो इसका फंड एलोकेट हुए हैं वो $330 मिलियन के अप्रॉक्स अलोकेट हुए इस टनल को बनाने के लिए। रीजन क्या रहेगा बनाने का, ये रहेगा कि शिप्स हैव टू वेट फॉर डेज फॉर हार्श वेदर कंडीशंस एंड रफ टाइड्स टू इंप्रूव द स्टैडवेट बिफोर ट्रांसलेटिंग द एरिया। मतलब अगर जैसे वेदर खराब है, सी का हाई टाइड्स आ रखी हैं, तो उसमें शिप ट्रैवल नहीं कर पाते, शिप्स वहीं पे रुके रहते हैं, मतलब फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको इस सिचुएशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये एक माउंटेन के अंदर से ही क्या करेंगे, टनल खोद देंगे ताकि इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके। ऑलराइट, द टनल विल बी लार्ज इनफ टू अकोमोडेट लार्ज शिप्स ऑल्सो। इट इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन द एरियाज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट और आज की लास्ट न्यूज रहेगी हमारी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर के बारे में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म के बारे में। ये कहां पे बन रहा है, सिंगापुर में बन रहा है। ये सबसे बड़ा आपका लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज। फिर सिंगापुर एशिया का बिगेस्ट पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर रहता है। ये अभी क्या बना रहा है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। क्वेश्चन हो गया वर्ल्ड का। अगर हम बात करें इंडिया का सोलर पावर प्लांट या फिर इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पे बन रहा है, वो बन रहा है तेलंगाना में। ठीक है, स्टेट का नाम पूछा जा सकता है कि इंडिया की कौन सी स्टेट में इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, वो बन रहा है तेलंगाना में। कहां पर, रामागुंडम में। ठीक है, और अगर वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां बन रहा है, वो बनेगा सिंगापुर में। ऑलराइट, तो वर्ल्ड का सिंगापुर और इंडिया का तेलंगाना, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।